नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, आज की सीरीज के क्रम में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है यूनिट 2 की 4th क्लास, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025, जिसका प्री अब होने वाला है, बिल्कुल पास में ही आ चुका है। इसकी एमसीक्यूज की क्लास है हमारी यहाँ पर चालू है, जिस सीरीज का नाम है महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 की यदि मैं बात करूं तो एक चल रहा है प्रयागराज में और एक हो रहा है यहाँ, आपके प्रश्नों से संबंधित है। 5000 प्लस एमसीक्यूज आप लोगों के पास में इसके आ रहे हैं। प्रत्येक यूनिट से लगभग 500 प्लस प्रश्न है ना। यदि हम देखें कि प्रत्येक यूनिट से हमने 500 प्रश्न कराए हैं तो वो 500 लगभग 1000 से ऊपर प्रश्न निकलते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन से प्रश्नों से फिर और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं क्लासों को। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम चालू करते हैं। पहले हम हर बार की तरह इसमें देखेंगे कि यूनिट 2 में कौन सा सिलेबस है, यानी कि यूनिट 2 में ये जो प्रश्न है वो किससे संबंधित है। चलिए जो यहां पर प्रश्न है दोस्तों यूनिट 2 में, तो सबसे पहले हमने जो पहली वाली हमारी क्लास थी वो मुख्यतः मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी, ठीक ही नहीं थी। ये तो हमारा पहला प्रश्न है। और फिर उसके बाद में हमने उसमें देखा था कि जो राजवंश थे उनसे संबंधित क्लास थी। दूसरी क्लास जब हमने देखी तो वो हमारी मुख्यतः जो चित्रकला थी उनसे संबंधित थी। और अब ये जो चौथी हमारी क्लास है, इसमें कुछ चित्रकलाएं आएंगी, कुछ लोक नाट्य वगैरह होते हैं वो भी आएंगे, और साथ ही साथ में स्थापत्य, जो हमारा मुख्य स्थापत्य है उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो इसमें होंगे। चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों को चालू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर है, जैसे कि बाघ की गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी। हालांकि इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी चर्चा मैंने पहले कर ली थी, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कितनी गुफाएं हैं। 9, 10, 11, 12। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 9। बाघ की जो गुफाएं हैं, अच्छा ये है कहाँ पे? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो ये धार जिले में है। कहाँ है? धार जिले में है। नाम इनका बाघ क्यों पड़ा है? क्योंकि ये बागनी नदी के तट पर हैं। बागनी या बाघ नदी के तट पर हैं, बागनी नदी के तट पर हैं। दूसरी बात, अजंता की जो गुफाएं हैं उन्हीं के समान हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफा। एक बात और याद रखना, प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है ना। रॉक कट सेल्स हैं, एक तरीके से इनको काट कर बनाया गया है। ये प्राकृतिक नहीं है। बहुत सारी जो गुफाएं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं प्राकृतिक हैं, उनको बनाया नहीं गया है। लेकिन ये जो गुफाएं हैं वो कैसी हैं? बनाई गई गुफाएं हैं, है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी में गुफा नंबर 2 है। कौन सी गुफा नंबर 2? इसको कहा जाता है रंग महल। क्या कहा जाता है? रंग महल। इसमें 5 बुद्ध की मूर्तियां हैं। एक कोई कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु हैं, तो 5 क्या है? बुद्ध की मूर्तियां। 5 बुद्ध की मूर्तियां। ये जो 5 बुद्ध की मूर्तियां हैं दोस्तों, इन 5 मूर्तियों को वहां के जो स्थानीय लोग हैं, देख लीजिए, ये वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इनको क्या बोलते हैं? वो इनको बोलते हैं 5 पांडव। क्या बोलते हैं? 5 पांडव। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? 5 पांडव बोलते हैं। वर्तमान में 5 गुफाएं ही शेष हैं, बाकी जो हैं वो जर्जर हो चुकी हैं। 5 गुफा शेष हैं, बाकी क्या हो गई हैं? जर्जर हो गई हैं। 1818 में इनकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? डेंजर फील्ड के द्वारा इनको खोजा गया था। डेंजर फील्ड। चलिए, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या कहता है? आगे का प्रश्न कह रहा है भैया कि बाघ की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई? अभी अभी मैंने आपको बताया 1818 में किसके द्वारा की गई है? डेंजर फील्ड के द्वारा। तो क्या ऑप्शन में है? डेंजर फील्ड, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। दयाराम साहनी किससे संबंधित है? इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो पहला स्थल है, कौन सा? हड़प्पा, उसको खोजा था। या जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन व्यक्ति हैं? जॉन मार्शल वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। या फिर ऐसा प्रश्न आ जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में सबसे पहले किसने बताया है? तो फिर कौन है? जॉन मार्शल है। ठीक है ना। तो ये होगा कौन? जॉन मार्शल। दूसरी बात, भारतीय पुरातत्व विभाग के ये प्रमुख भी रहे थे जिस समय पर खुदाई हो रही थी। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा की जो है वो क्या कर रहे हैं? खुदाई कर रहे हैं। तो यहां से देखिए कितने सारे प्रश्न आपके निकल गए हैं। फिलहाल में जो ये प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो क्या है? डेंजर फील्ड ने 1818 में की है। ठीक है, कब की है? 1818 में। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। आता है ये प्रश्न, याद रखिएगा, विभाग के कौन है? जनक। ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग के ये जनक है। दयाराम साहनी पहले व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले 1921 में किसको खोजा है? तो हड़प्पा को
खोजा है कि नहीं? रावी नदी के तट पर है। ये हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, यानी एएसआई के प्रमुख थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख थे। कब? जब दयाराम साहनी उस समय खुदाई कर रहे हैं। इन्हीं के निर्देशों के अंतर्गत ही ये सब पूरी खुदाइयां हो रही हैं। फिर बाद में राखलदास बनर्जी आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, जो किसकी खोज कर देते हैं? मोहनजोदड़ो की खोज कर देते हैं, जिनको हम आरडी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। भूरीबाई, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भूरीबाई, जोधैया बाई, है ना, दुर्गाबाई व्योम, है ना, झेर की भूरीबाई, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ का प्रश्न क्या है? प्रश्न है भूरीबाई, जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार है, मालूम है प्रसिद्ध कलाकार है, का संबंध है झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, धार। पहले तो ये पता कर ले किसकी प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये भीली कलाकार है। कौन है? भीली, यानी भील जनजाति से संबंधित है। भीली कलाकार, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है भैया? दूसरी बात इसमें यह है कि ये झाबुआ के पिटोल गांव से संबंधित हैं। झाबुआ के पिटोल गांव से संबंधित हैं। भैया दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि ये जो भूरी भाई है, इनको पद्म श्री भी मिल चुका है। पद्म श्री मिल चुका है। चलिए भैया, चौथी बात भी है क्या? बिल्कुल है। तो चौथी बात इसमें क्या है? चौथी बात यह है कि ये जो भूरी भाई है, जो चित्रकला से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? पिथौरा। क्या कहा जाता है? पिथौरा। तो पिथौरा चित्रकला से ये संबंधित है। पांचवी बात भी है, बिल्कुल है। तो पिथौरा चित्रकला से तो ये संबंधित है। पांचवी बात इसमें यह है दोस्तों कि पिथौरा चित्रकला के केंद्र में क्या होता है? मुख्यतः इसमें क्या बनाया जाता है? वैसे तो बहुत सारे जीव जंतु इसमें होते हैं, है ना, अलग अलग कथाओं का इसमें समावेश टाइप का होता है। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो जो केंद्र में होता है वो क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। क्लियर है? चलिए, तो झाबुआ इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया इसका आंसर झाबुआ। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? जोधैया बाई किस जनजाति की हैं? जोधैया बाई किस जनजाति से संबंधित हैं? बैगा हैं, भील हैं, गोंड हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो जोधैया बाई हैं वो कौन से संबंधित हैं? तो ये है बैगा से संबंधित। क्लियर है? जोधा बाई का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? चलिए, हाँ बिल्कुल। चलिए, जोधा बाई का जो संबंध है वो बैगा जनजाति से है। ये भी बैगा चित्रकला से संबंधित है। किससे? बैगा चित्रकला से। बैगा चित्रकला में और किस किस का नाम है? उनके नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे कि जनगढ़ सिंह श्याम। कौन? जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम ये बैगा चित्रकला में इतने ज्यादा आगे हैं, या गोंड जो चित्रकला है उनसे संबंधित है। हालांकि ये तो जनगढ़ सिंह श्याम, इनका भी नाम आ जाता है। ये किससे संबंधित है? गोंड चित्रकला से। गोंड चित्रकला, गोंड चित्रकला और बैगा चित्रकला जो है लगभग में एक जैसी है ना। तो गोंड चित्रकला, जनगढ़ सिंह श्याम किससे संबंधित है? गोंड चित्रकला से संबंधित है ना। और दूसरी बात क्या है? जनगढ़ सिंह श्याम जो है इनको जापान से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। जापान अक्सर जाया करते थे। जापान में ही ये समाप्त हो जाते हैं। इनकी जो प्रसिद्धि है वो इस वजह से है कि इन्होंने जिस चित्रकला को चलाया है वो कलाम स्कूल के नाम से जानी जाती है। कलाम स्कूल के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इनके बहुत सारे जो चित्र हैं वो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वहां पर बने हुए हैं। सोचिए आप, कितनी महान बात है ना। जनगढ़ सिंह श्याम, इनका पूरा का पूरा जो परिवार है वो इसी चित्रकला से संबंधित है। इनका एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है गोंडी चित्रकला में। कौन सी? गोंडी। याद रखिए, जोधैया बाई किससे संबंधित थी? बैगा थी। आगे चलते हैं। दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति की प्रसिद्ध कलाकार हैं? दुर्गाबाई व्योम, इनका जन्म कहां पर हो रहा है? तो भैया इनका जन्म हो रहा है डिंडोरी में। कहां हो रहा है? डिंडोरी में। पहली बात। चलिए भैया, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि दुर्गाबाई का जो संबंध है वो है बैगा चित्रकला से। और इनकी जो खास बात है वो क्या है? दुर्गाबाई व्योम की जो खास बात है, इनकी जो कला है उस कला को मुख्यतः नाम दिया गया है डिगना कला। कौन सा? डिगना। तो डिगना कला को, यानी डिगना कला तो पहले भी रही होगी, लेकिन ये जो डिगना कला है इसको जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, इसको जो एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है ताकि और ज्यादा आगे बढ़ पाए, उसको प्लेटफॉर्म जो दिलवाने में मेन श्रेय है वो किसको जाता है? दुर्गाबाई व्योम को जाता है। क्लियर? तो दुर्गाबाई व्योम किससे संबंधित है? डिंडोरी। और डिगना कला जो है इनसे संबंधित है। डिगना कला की ये चित्रकार हैं। ये सब के सब जो आदिवासी चित्र हैं, है ना, आदिवासियों से संबंधित है। पहले ये किस पर बनाए जाते थे? या तो दीवार पे बनाए जाते थे, जमीन पे बनाए जाते थे। अब ये कैनवास पे उतरने लगे हैं। इस वजह से इनको अच्छी खासी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति मिल रही है वो इसी वजह से, क्योंकि तब ये सीमित थे, अब ये सभी लोगों के पास में आ रहे हैं। लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए आते हैं। तो ये बैगा जनजाति की थी दुर्गाबाई व्योम। ठीक है ना। डिंडोरी हो गया, डिगना कला हो गया। आगे चले। आगे एक बात और याद रखना, इनको दुर्गावती पुरस्कार भी मिल चुका है।
है ना। दुर्गावती पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं, दुर्गावती पुरस्कार, राष्ट्रीय दुर्गावती पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। कौन? दुर्गाबाई व्योम। चलिए आगे चलते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? भैया किसने करवाया सांची के स्तूप का निर्माण? आप कहेंगे सर बहुत सरल प्रश्न दे दिए, ये तो आएगा ही नहीं। आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा देखते हैं। सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो तो अशोक ने करवाया है। चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने करवाया है, लेकिन यदि प्रश्न आ जाता कि निर्माण की जगह पर पुनरुद्धार, पुनरुद्धार, इसका पुनरुद्धार किसने करवाया है, तब क्या लगाते? तब हम लगाते पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है ना। कितने स्तूप है सांची में? सांची के यदि हम स्तूपों को देखें तो कितने स्तूप हैं? सांची में मुख्यतः 3 स्तूप हैं। कितने? 3। और क्या बात है, सांची के स्तूपों में यदि हम और देखें तो 1989 में, कब? 1989 में इसे यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया है। विश्व धरोहर स्थल। मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं। सबसे पहला गया खजुराहो। खजुराहो कब गया? उसको भी याद रखें 1986 में। पिछली जो क्लास थी उसमें क्वेश्चन था कि नहीं? खजुराहो ये 1966 में हुआ। 1989 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ कौन? सांची का स्तूप। और इसके बाद में फिर 2003 में क्या हो रहा है? 2003 में भीमबेटका, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई। तीनों की तारीख भी पूछी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन शामिल हुए। ये तीनों आ सकते हैं, लास्ट का ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। और क्या है सांची के स्तूप में? तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है इसने बाद में इनका क्या करवाया? पुनरुद्धार। यानी कि जो चारों तरफ इसमें बाउंड्री वॉल है, एक तरीके से प्रदक्षिणा पथ है, वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया है। साथ साथ इस पे स्तूपों में पहले ये ईंट का बना हुआ था, बाद में इसमें जो बड़ी बड़ी शिलाएं लगवाई गई हैं वो किसके द्वारा लगवाई गई हैं? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लगवाई गई हैं। मुख्यतः कुमारगुप्त को हम किस वजह से जानते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया है, विश्वविद्यालय। और हम जो चंद्रगुप्त है इसको किस वजह से जानते हैं? तो ये जो चंद्रगुप्त हैं इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे कि नहीं रहा करते थे? ये मुख्यतः चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। कौन है? द्वितीय। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। एक चंद्रगुप्त प्रथम भी है, उनके बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उन्होंने 319 करके एक संवत अकेले चलाया था और कुछ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत किया था। पर प्रश्न अधिकतम किस पे आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय पे आते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य तो आप जानते हैं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। याद रखना, गुप्त अलग है, ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके नाम पे भी गुप्त लगा है, लेकिन ये किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। आगे चलते हैं। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का संबंध है। अब आप कहेंगे सर यूनानी राजदूत यहाँ कहाँ आ गए? मध्य प्रदेश के इतिहास में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। भाई साहब, एक व्यक्ति बाहर का है, भारत आ रहा है, वो भी मध्य प्रदेश में, और प्रभावित हो गया भागवत धर्म से, राधे राधे बोलने लगा। कौन है? यही हेलियोडोरस। कौन था? एंटियालकिड्स एक शासक हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, माफ करिएगा, जो उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां पर इंडो ग्रीक शासक है। उन्हीं इंडो ग्रीक शासक में एक है एंटियालकिड्स, उसी का एक राजदूत है जो कि शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आ रहा है ना। पुष्यमित्र शुंग वाला है ये शुंग शासक, इसी में भागभद्र है, इसके दरबार में आएगा कौन? जिसका नाम है हेलियोडोरस। तो ये जैसे ही विदिशा पहुंचता है तो विदिशा में ये देखता है कि भागवत धर्म, कौन सा धर्म? भागवत धर्म काफी ज्यादा प्रचलित है, और खुद भी अपने आप के लिए भागवत की उपाधि धारण करता है और भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है। फिर ये यहाँ पर एक स्तंभ लेख बनवाता है। क्या बनवाता है? स्तंभ लेख, है ना, जिसका नाम क्या है? गरुण स्तंभ लेख, या गरुण पिलर के नाम से भी हम जानते हैं, गरुण स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख से हमको इस हेलियोडोरस के बारे में जानकारी मिलती है, और भागवत धर्म उस समय पर काफी विकसित था, इसकी भी जानकारी हमको यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं गुप्त शासन में जब हम देखेंगे तो वैष्णव धर्म कितना ज्यादा फैल चुका है। तो गुप्तों से पहले की ही बात है, मौर्योत्तर काल में जब पुष्यमित्र शुंग के समय में ये आ रहे हैं, इतिहास में पढ़ चुके हैं हम, क्लियर है। और ये जगह जो है वो किस नाम से जानी जाती है? खाम बाबा। खाम बाबा ये स्थान है ना, खाम बाबा।
ये जो गरुड़ स्तंभ लेख है या गरुड़ स्तंभ है, इसको भी खाम बाबा ही कहा जाता है क्योंकि वो स्थान में है, उस स्थान में है। 4-5 चीजें निकल के आई, खाम बाबा, गरुड़ स्तंभ लेख, भागवत धर्म, हेलियोडोरस, एंटीआलकेट्स। ठीक, आगे चलते हैं भैया। विदिशा को और क्या कहा जाता था? बेशनगर भी कहा जाता था। कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? उदयगिरी की गुफाएं, कितना अच्छा प्रश्न है, कितनी संख्या है? पिछली क्लास में बताया था मैंने, आप तुरंत बता देंगे कि 20 है। चलिए ठीक है, 20, 28, 34 या 9? 9 किसमें थी? तो 9 किसमें थी? 9 थी बाघ की गुफाओं में। क्लियर? तो यहां पर 20 है उदयगिरी की गुफा। इन गुफाओं की खासियत क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये है कहां? ये है विदिशा में। कहां है? विदिशा में। 20 गुफाएं हैं यहां पे। इसी गुफा का जो गुफा नंबर 5 है, कौन सी? गुफा नंबर 5। इस 5 में विष्णु जी को आदि वराह के रूप में बताया गया है। विष्णु के आदि वराह की मूर्ति है, आदि वराह की। ये पूछा जाता है प्रश्न, है ना, उदयगिरी की गुफाओं में। और क्या है? उदयगिरी की गुफाओं में यदि हम और देखें तो जो गुफा नंबर 1 है और जो गुफा नंबर 20 है, ये दोनों की दोनों ही जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बाकी किन से संबंधित है? तो बाकी अधिकतम हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाओं में किस गुफा में विष्णु के वराह अवतार का चित्र अंकित है? 5, 6, 7, 8। अभी अपन ने पीछे देखा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाघ की गुफा किसके समान मानी जाती हैं? अजंता, एलोरा, उदयगिरी या भीमबेटका? किसके समान मानी जाती हैं बाघ की गुफाएं? बाघ की गुफाएं मानी जाती हैं अजंता के समान। अभी अब अपन ने चर्चा की। अब देखिए, अजंता और जो एलोरा हैं, ये दोनों की दोनों कहां हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ये दोनों की दोनों कहां पे हैं? महाराष्ट्र में है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहां है? विदिशा। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहां है? रायसेन। रायसेन में भीमबेटका की गुफा तो है ही, साथ साथ और कौन सी गुफा है? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ। इनको कब खोजा गया था? इनको खोजा गया था 2003 में। तो मत्स्येंद्रनाथ की गुफाएं भी कहां पर हैं? रायसेन में है। ठीक है ना। और अपन ने चर्चा की थी जैसे मांडा की गुफाएं। मांडा की गुफा कहां है? सिवनी में है। ठीक है ना, मांडा की गुफाएं कहां है? सिवनी में है। शंकराचार्य की गुफाएं कहां है? शंकराचार्य। इनकी गुफाएं कहां हैं? तो इनकी महेश्वर में है। और बिलौआ की गुफाएं कहां पे हैं? तो बिलौआ की गुफाएं कहां हैं? ग्वालियर में है। ठीक है ना, बिलौआ की गुफाएं कहां पे हैं? ग्वालियर में है। बिलौआ हो गया, मांडा हो गया, शंकराचार्य हो गया, है ना, भीमबेटका हो गया। उदयगिरी की गुफाएं हो ही गई हैं विदिशा में। अजंता एलोरा कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। अजंता के समकालीन बाघ की गुफाओं को माना जाता है। नाम क्यों पड़ा है बाघ? क्योंकि बागनी नदी के तट पर है। कौन सी? बागनी नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। थापा चित्रकला का संबंध है। चलिए फिर से आ गई अब चित्रकलाएं। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। थापा चित्र का संबंध है। पिछली बार मैंने एक मैप बनाया था, मैप के माध्यम से आपको बताया था। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निमाड़। निमाड़ से संबंधित है। और निमाड़ में कौन कौन सी थी? निमाड़ में यदि हम देखें तो यहां पर थी कीरत। कीरत थी कि नहीं थी? ईरत। और क्या थी? कंचाली भरना। और भी हैं, बिल्कुल हैं। और क्या है? नागा चित्र। नागा चित्र। ईरत हो गया, कंचाली भरना हो गया, नागा चित्र हो गया। और क्या है यहां पर? एक था पागल्या। पागल्या ये क्या है? जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसके पद चिन्ह जो है उनको बनाकर और फिर जो लड़की वाले उनके मायके की तरफ में भेजा जाता है। तो ईरत है, कंचाली भरना है, नागा चित्र है, पगल्या है। तो ये पूरे के पूरे थापा है ना। एक और है हरी तालिका। हरी तालिका। एक और है, क्या है? खोपड़ी चित्र। खोपड़ी चित्र। खोपड़ी चित्र ये भी यहां पर बनाया जाता है। इस प्रकार के ये जो चित्र हैं वो कहां पर है? निमाड़ वाले क्षेत्र में है। मालवा वाले क्षेत्र में कौन कौन से चित्र हैं? मालवा वाले क्षेत्र में हमने देखा दिवासा है। क्या है? दिवासा। चलिए भैया, दिवासा है। और क्या है? मांडना है। मांडना। और कौन सा है? दिवासा हो गया, मांडना हो गया। और यहां पर अगर देखा जाए तो चित्रावण है। कौन सा है? चित्रावण है।
है ना, चित्रावण है, और कौन सा है, संज्ञा चित्र है। संज्ञा चित्र है कि नहीं है? चलिए बुंदेलखंड वाले को क्यों छोड़ा जाए, इसको भी देख लेते हैं। बुंदेलखंड में यदि हम देखें तो कौन कौन से चित्र हमें देखने को मिलते हैं? सुरैती, सुरैती, सुरैती है, और कौन सा है? सुरैती के अलावा है चौक, क्या है? चौक। सुरैती हो गया, चौक हो गया, और कौन सा है? यहाँ पे अगर हम और देखें तो बुंदेलखंड में है मूर्ते, कौन सा है? मूर्ते, और कौन सा है? मुराइला, कौन सा है? मुराइला, ठीक है ना। ये यहाँ पर हो गया, कहाँ पे? सुरैती हो गया, चौक हो गया, मूर्ते हो गया, मुराइला हो गया। एक है बैरायटा, क्या है? बैरायटा, ये भी हो गया। तो ये पूरे के पूरे कहाँ के हो गए? बुंदेलखंड के हो गए। एक और रह गया है बघेलखंड। तो बघेलखंड में कौन कौन से हैं? बघेलखंड में यदि हम देखें तो बघेलखंड में मुख्यतः है केहबर, केहबर, बघेलखंड में है केहबर, और कौन सा है बघेलखंड में? बघेलखंड में केहबर के अलावा है कलसा, है ना, कलसा चित्र भी है, कलसा एक नृत्य भी है, और क्या है यहाँ पर? छठी चित्र, छठी चित्र, और क्या है? तिलंगा, है ना, और क्या है? नेउरा नमे, नेउरा नमे, ठीक है, नेउरा नमे, तिलंगा, छठी चित्र है, केहबर है, कलसा है मुराइला यहाँ पर भी है। जिन्होंने पुरानी वाली क्लास को नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गए कौन से? बघेलखंड वाले, बघेलखंड, बघेलखंड। स्क्रीनशॉट कर लेना, आपके काम का है। एक में ही अपन ने पूरे देख लिए हैं। अब देख लीजिए कितने क्वेश्चन निकल गए, एक से ही कितने क्वेश्चन निकल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 प्रश्न निकल गए एक से ही, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें चीजों को याद रखना है, ताकि कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हाँ मैंने पढ़ रखा है। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है, इनमें से तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? भैया तेली का मंदिर, तो तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर, खजुराहो, छतरपुर, भोपाल। तो कहां पर स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। ये जो तेली का मंदिर है दोस्तों, ये द्रविड़ स्थापत्य कला का, द्रविड़ स्थापत्य कला का उदाहरण है। स्थापत्य कला का, द्रविड़ स्थापत्य कला होती कैसी है? इसमें मुख्यतः विमान होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए एकदम से ऐसे त्रिभुज के आकार में आ जाते हैं, है ना, बहुत ऊंचाई पे होते हैं। जबकि जो नागर शैली में हम देखते हैं, उत्तर भारत की शैली है, तो उसमें एक मंदिर सेंटर में होगा, बाकी के मंदिर आसपास उसके किनारे पे होंगे। तो ये उत्तर भारत की शैली है, जिसे हम नागर शैली कहते हैं। चूंकि ग्वालियर तो उत्तर भारत में है, तो यहाँ पर तेली का मंदिर जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये उत्तर भारत में होने के बाद भी द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है, इसीलिए इस पर प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तेली का मंदिर। गुर्जर प्रतिहारों के समय पे इस तेली के मंदिर का कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है। ग्वालियर में एक मंदिर पे प्रश्न और आता है, वो है सास बहू का मंदिर। क्या है? सास बहू का मंदिर। अब देखिए, आप कहेंगे एक जगह सास और बहू थी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो असली नाम था वो था सहस्त्र बाहू, सहस्त्र बाहू का मंदिर। तो चूंकि आप जानते हैं भारत में जब हम रह रहे हैं तो भारत में भाषा के संग में किस प्रकार से अन्याय किया जाता है, उसी प्रकार से अन्याय यहां पर भी कर दिया। कैसा अन्याय? सास बहू उसको कहने लगे, नाम क्या था? सहस्त्र बाहू, बोल नहीं पा रहे हैं तो इसलिए सास बहू, सहस्त्र बाहू, सहस्त्र बाहू, सास बहू बोलने लगे, तो सास बहू का मंदिर हो गया। बाकी उसका सास बहू मंदिर से लेना देना कुछ नहीं है। वास्तविकता में वो है क्या? विष्णु जी का मंदिर है। किसका है? विष्णु जी का मंदिर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इसको बनवाया किसने था, इस सहस्त्र बाहू मंदिर को? तो इसको बनवाने वाले हैं महीपाल। कौन है? महीपाल, ठीक है। चलिए भैया, तो अब ये हो गए महीपाल। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे का प्रश्न है कि 64 योगिनी मंदिर का निर्माण हुआ 10वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। तो 64 योगिनी जो मंदिर है, इसका जो निर्माण हो रहा है वो कब हो रहा है? 10वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, इनमें से कोई नहीं। 64 योगिनी मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो 10वीं शताब्दी में हो रहा है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो 64 योगिनी जो मंदिर है यह है कहां पे? पहली बात तो जबलपुर में है, जबलपुर में है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये जो 64 योगिनी मंदिर है मुख्यतः शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। शाक्त संप्रदाय। आप कहेंगे ये कौन सा संप्रदाय है? तो दोस्तों ये जो शाक्त संप्रदाय है ये मुख्यतः देवी जी की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। शक्ति के रूप में दुर्गा, काली माता, इनकी पूजा की जाती है ना। एक तरीके से देखा जाए तो तंत्र मंत्र का ये क्षेत्र भी होता है, जादू टोने, तंत्र मंत्र, तो इनका ये क्षेत्र भी हुआ करता है। तो ये जो मंदिर है किससे संबंधित है? शाक्त संप्रदाय, है ना। जैसे दुर्गा माता हो गई, काली माता हो गई। आप देखते होंगे कि जो जबलपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पर माताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जब नौ दुर्गे आती हैं तो माताओं
को जब बिठाला जाता है, जैसे दुर्गा माता की स्थापना है, काली माता की स्थापना है, तो बहुत भव्य तरीके से किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि 64 योगिनी मंदिर भी यहाँ पर है, और यहाँ पर शुरुआत से ही हम देखें तो शाक्त संप्रदाय जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा उसकी प्रगति है ना, या शाक्त संप्रदाय को मानने वाले यहाँ पर ज्यादा व्यक्ति हैं। तो यह है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया है? कलचुरी शासकों के द्वारा बनवाया गया है, कलचुरी शासक, कलचुरी शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे का क्या प्रश्न है? मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर, भोजपुर मंदिर, कनरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर या तेली का मंदिर? तो मध्य प्रदेश का जो सोमनाथ है वो किसको कहा जाता है? भोजपुर मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर है। ये किसके समय पर बन रहा है? तो जो परमार शासक हैं उनके समय पर बन रहा है, ये याद रखिएगा, परमारों के समय पर ये बन रहा है, परमार शासक। आप कहेंगे परमार शासकों में जैसे राजा भोज है ना तो इस प्रकार राजा भोज इसमें सबसे ज्यादा महान शासक हैं, तो ये परमार शासक थे। तो इन्हीं के समय में ये जो मंदिर है सोमनाथ मंदिर ये बन रहा है। यहाँ का शिवलिंग भी एक तरीके से सबसे बड़ा शिवलिंग है। यदि आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में लगभग सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो यही है, जो सोमनाथ का मंदिर है। मध्य प्रदेश का ये जो भोज मंदिर है यहाँ पर है, कहाँ पर? तो ये धार में है। ठीक है ना, कहाँ है? धार में है। कनरिया महादेव मंदिर चंदेलों से संबंधित है, विद्याधर चंदेल ने इसको बनवाया है। किसने बनवाया है? विद्याधर चंदेल ने बनवाया है। और चतुर्भुज मंदिर, इसी को हम लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं। लक्ष्मण मंदिर ये किसके द्वारा बनवाया गया है? ये बनवाया गया है यशोवर्मन के द्वारा। कौन है यशोवर्मन? चंदेल शासक हैं यशोवर्मन। इन्हीं यशोवर्मन का एक नाम क्या है? इन्हीं यशोवर्मन का एक नाम लक्ष्मण सिंह भी है। क्या है? लक्ष्मण सिंह भी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है खास? यहाँ पर खास ये है कि यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति है जिसे राम जी के रूप में स्थापित किया गया है ना। विष्णु जी की मूर्ति को राम जी के स्वरूप में स्थापित किया गया है। तेली का मंदिर हमने देख ही लिया, ग्वालियर से संबंधित है। कहां से संबंधित है? ग्वालियर से संबंधित है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे का प्रश्न है नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? नीलकंठेश्वर मंदिर विदिशा, मंडला, रायसेन, इनमें से कोई नहीं। नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? विदिशा, मंडला, रायसेन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदिशा। विदिशा में स्थित है। रायसेन में अभी अपन ने देखा था क्या क्या थी गुफाएं हैं रायसेन में, है ना। तो एक तो भीम बेटका की गुफाएं हैं, भीम बेटका की गुफाएं हैं, और क्या है? मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं हैं, मत्स्येंद्र नाथ की भी गुफाएं हैं। कहां पर? तो रायसेन में। ठीक है, और विदिशा में क्या है? विदिशा में नीलकंठेश्वर मंदिर। ये कंठेश्वर है, कंठेश्वर। आगे चलते हैं। ग्वालियर का सास बहु मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को, शिव को, शक्ति को या जैनों को? तो किसको समर्पित है? ये दरअसल विष्णु जी का मंदिर है, याद रखिएगा। सास बहू को ही क्या बोलते हैं? सहस्त्र बाहु। अभी इसके पहले जो प्रश्न आया था तो उसमें मैंने इसकी पूरी की पूरी व्याख्या कर दी थी। तो क्या हो जाएगा? सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु। ठीक है ना, सहस्त्र बाहु। इसको सहस्त्र बाहु मंदिर कहा गया है। क्या कहा गया है? सहस्त्र बाहु मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं। गुजरी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मंदसौर, दतिया या शिवपुरी? गुजरी महल कहाँ स्थित है बताइए? ग्वालियर में है, मंदसौर में है, दतिया में है या शिवपुरी में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि वो कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। देखिए गुजरी जो महल है, गुजरी महल, ये किसकी याद में बनवाया गया है? इन मान सिंह जो तोमर थे उन्होंने अपनी प्रेमिका गुजरी के प्रेम में ये जो महल है बनवाया था। तो इसको हम याद रखिएगा किसने बनवाया है? मान सिंह ने, मान सिंह ने, मान सिंह तोमर, उन्हीं ने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में ये महल बनवाया था। इसका नाम क्या था? गुजरी महल। अच्छा, मंदसौर में और क्या है? मंदसौर में यदि हम देखें तो यहाँ पर एक हमको अभिलेख मिल रहा है जो किससे संबंधित है? मालवा के शासक यशोवर्मन से भी संबंधित है, और किससे संबंधित है? ये स्कंदगुप्त से भी संबंधित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख। ये जो दसपुर अभिलेख है ये रेशम बुनकरों की जानकारी, रेशम बुनकर की जानकारी और यशोवर्मन की विजयों से संबंधित है। यशोवर्मन की विजय से संबंधित है।
याद रखिएगा, 2 अलीकर वंश हुए हैं। उन 2 अलीकर वंश में दूसरा जो अलीकर वंश है उसी का एक महान शासक है यशोवर्मन। भारतीय इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तब हम यशोवर्मन के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, मंदसौर के बारे में उतना ज्यादा पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जब मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ते हैं, वहां के राजवंशों को देखते हैं, तब हम अलीकर वंश जब देखते हैं तो मंदसौर से संबंधित था। और यहीं पर जो दूसरा अलीकर वंश है, दरअसल 2 अलीकर वंश हुए हैं, तो उसी में एक महान शासक है जिसका नाम है यशोवर्मन। तो वो बीच में एक तरीके से जब हमारा ये गुप्तोत्तर काल है, इस समय पर बीच में कहीं ना कहीं वो आता है यशोवर्मन, और यानी कि जो मौर्योत्तर काल है उसके बाद और गुप्त काल से पहले, है ना, तो इसके बीच में ये आते हैं और जो हूण शासक हैं उनको पराजित करते हैं। तो उनकी विजय जो है वो इसमें दी गई है। ठीक है, किसमें? दशपुर अभिलेख में। इसको मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंदसौर अभिलेख। क्लियर है? मंदसौर अभिलेख। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? होशंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया है? महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी 2, होशंग शाह या बाज बहादुर? तो होशंग शाह के मकबरे का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? महमूद खिलजी प्रथम ने करवाया है। याद रखिएगा, होशंग शाह के मकबरे का निर्माण। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। होशंग शाह तो खुद अपने मकबरे का निर्माण करवाएंगे नहीं, है ना। कुछ ऐसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने अपने मकबरे का निर्माण करवाया है, लेकिन होशंग शाह जो है इन्होंने नहीं करवाया अपने मकबरे का निर्माण। किसने करवाया है? महमूद खिलजी ने, क्योंकि कब्र के ऊपर ही होगा। और फिर इसके बाद में है ये कौन? बाज बहादुर। बाज बहादुर जो है, इन्हीं का संबंध किससे है? रानी रूपमती से। रानी रूपमती से, रूपमती। इनके प्रेम की जो कहानियां हैं वो काफी आप लोगों ने सुन रखी होंगी। बाज बहादुर का संबंध जो था वो किससे था? रानी रूपमती से। अकबर इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, यानी अकबर के जो सेनापति हैं वो इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। ये जीत तो पाते नहीं है चूंकि प्रेम में ज्यादा है। तो बाज बहादुर, रानी रूपमती, प्रेम वाले आदमी शौर्य की टक्कर कहां से ले पाएंगे? और अकबर वहां से अपने सैनिकों को भेजते हैं। बाज बहादुर हार जाते हैं। कुछ समय के बाद फिर बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है? बड़ी ही अलग कहानी है वो, कि जो रूपमती की जो कब्र है उसी के आसपास घूमते फिरते इस प्रकार से बाज बहादुर बेचारे समाप्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, बाज बहादुर का संबंध किससे है? रानी रूपमती से। और अकबर के ये समकालीन है। किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन। यदि आप लोगों ने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रखा है। यहाँ पर मैं बार बार उसको नहीं करूंगा क्योंकि फिर क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन ज्यादा रखने हैं। ठीक, आज की जो क्लास है दोस्तों इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब जो हमारी क्लास आएगी वो इससे संबंधित 5वीं क्लास होगी, जो हमारे सिलेबस में जो आगे वाला टॉपिक है उससे संबंधित। मुख्यतः जो आगे की क्लास होगी हमारी वो होगी या तो कवियों पर होगी, जो कवि हैं उनसे संबंधित जो उनकी रचनाएं हैं उनसे संबंधित क्लास होगी, या फिर जो अभी कुछ और लोक जैसे नाट्य हैं उनसे संबंधित लोक नाट्य हैं, जो पर्व है मध्य प्रदेश के प्रमुख, है ना, मध्य प्रदेश के पर्व हैं, त्योहार हैं, उनसे संबंधित क्लास होगी। क्लियर है? नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।